नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का फल हमेशा मीठा होता है। बात उन दिनों की है जब रामपुर नाम के एक प्यारे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। आर्यन बहुत ही मेहनती था। वो सारा दिन खेतों में पसीना बहाता और उसी से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे उन दोनों का गुजारा होता था। एक दिन उसकी माँ बड़े उदास मन से बोली, बेटा आर्यन, घर का राशन बिल्कुल खत्म हो चुका है और हालात बहुत खराब हैं। मेरा कहना मान और शहर जाकर कोई काम ढूंढ ले। आर्यन थोड़ा हिचकिचाया, पर माँ, अगर मैं शहर चला गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपके बिना मेरा मन भी तो नहीं लगेगा। पर माँ ने उसे समझाया कि वो अपना ख्याल रख सकती है। आर्यन भारी मन से मान गया और माँ का आशीर्वाद लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। दोपहर की कड़ी धूप में काम करते करते वो थक कर एक पुराने पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी उसकी नज़र पास ही घास में पड़ी एक पुरानी पीतल की थाली पर पड़ी। उसने उसे उठाया और सोचा, ये थाली यहाँ कैसे आई? और ये तो सामान्य थाली से कहीं ज्यादा भारी है। चलो इसे कबाड़ी वाले को बेच दूंगा, कम से कम आज के राशन का जुगाड़ तो हो जाएगा। बाजार में कबाड़ी वाले ने उस थाली की हालत देखकर उसे सिर्फ 2 रुपए देने को कहा। आर्यन निराश हो गया। उसने सोचा कि इतने कम पैसों से तो माँ और उसका पेट भी नहीं भरेगा। वो थाली लेकर वापस घर आ गया। घर पहुंचते ही माँ ने उसे पड़ोसी से मांग कर लाए हुए थोड़े से चावल परोसने चाहे। आर्यन ने कहा, माँ, आप भी भूखी हो, हम दोनों इस थाली में मिल बांट कर खा लेंगे। जैसे ही आर्यन ने उस थाली से आखिरी निवाला उठाया, अचानक एक चमत्कार हुआ। थाली फिर से चावलों से भर गई। दोनों माँ बेटा दंग रह गए। आर्यन ने अपनी माँ की थाली में चावल पलटे तो उसकी जादुई थाली फिर से भर गई। वे समझ गए कि ये कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक ईश्वरीय उपहार है। जो भी चीज उसमें रखी जाती वो खत्म होते ही दोबारा उतनी ही मात्रा में आ जाती। जल्द ही आर्यन ने नमक, अनाज और अन्य चीजों के साथ इसका इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। आर्यन ने गांव में एक बड़ी दुकान खोल ली। आर्यन की तरक्की देखकर उसके पड़ोसी रमन और उसकी पत्नी मंजू जलने लगे। रमन ने सोचा, कल तक जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, उसके पास अचानक इतना बड़ा घर और दुकान कहाँ से आ गई? एक रात दोनों ने आर्यन के घर में खिड़की से झांका और उस जादुई थाली का सच जान लिया। लालच में आकर जब आर्यन सो गया तो रमन ने चुपके से वो थाली चुरा ली। अगले दिन रमन और मंजू ने उस थाली से ढेर सारा सामान बनाना शुरू किया। देखते ही देखते रमन ने आर्यन से भी बड़ी दुकान खोल ली। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड हो गया था। जब आर्यन को थाली नहीं मिली तो वो घबरा गया, पर उसकी माँ ने कहा, बेटा, वो थाली भगवान ने हमें दूसरों का भला करने के लिए दी थी। अगर वो किसी गलत इंसान के पास गई है तो वो उसे बर्बाद कर देगी। आर्यन को रास्ते में एक सिद्ध महात्मा मिले थे जिन्होंने उसे बताया था कि ये थाली माँ के पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। महात्मा ने ये भी चेतावनी दी थी कि यदि कोई लालची व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो थाली उसे सब कुछ वापस ले लेगी। आर्यन ने रमन को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उसने रमन के सामने नाटक किया कि थाली में जो भी कीमती चीज जैसे सोना या पैसे डालो वो 2 गुनी हो जाती है। मूर्ख रमन और मंजू इस झांसे में आ गए। उन्होंने लालच में आकर अपनी तिजोरी के सारे गहने और पैसों की गड्डियां थाली में डाल दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की, पैसे जलकर राख हो गए। तभी थाली से एक गूंजती हुई आवाज आई, रमन और मंजू, तुम दोनों बहुत ही स्वार्थी हो। मैं आर्यन की अमानत हूँ। तुमने चोरी और लालच किया है, इसलिए मैं तुम्हारा सब कुछ छीनती हूँ। अब मुझे वापस आर्यन के पास ले जाओ, वरना तुम्हारा और भी बुरा हाल होगा। डर के मारे रमन कांपने होगा। अगली सुबह वो रोता हुआ आर्यन के पास पहुंचा और थाली लौटा दी। उसने अपनी गलती मानी और बताया कि वो बर्बाद हो चुका है। आर्यन बहुत दयालु था। उसने रमन को माफ कर दिया और उसे कुछ पैसे भी दिए ताकि वो फिर से मेहनत करके ईमानदारी से काम शुरू कर सके।
आर्यन की माँ ने रमन को समझाया, बेटा, इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, दूसरों की चीजों पर नहीं। रमन बदल गया और आर्यन की तरह एक नेक इंसान बन गया। पूरे रामपुर गांव में आर्यन की ईमानदारी और उसकी माँ के संस्कारों की चर्चा होने लगी। कुछ महीने बीत गए। आर्यन की दुकान अब पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी, क्योंकि वो गरीबों को बहुत ही कम दाम में और कभी-कभी मुफ्त में अनाज देता था। लेकिन एक दिन रामपुर में जबरदस्त अकाल पड़ गया। महीनों से बारिश नहीं हुई थी, कुएं सूख गए थे और खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। गांव वाले दाने दाने को तरसने लगे। आर्यन ने अपनी जादुई थाली का इस्तेमाल करके सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी उसे उस सिद्ध महात्मा की एक और बात याद आई। महात्मा ने कहा था, आर्यन, ये थाली सिर्फ तब तक काम करेगी जब तक इसे पाने वाला खुद मेहनत करना नहीं छोड़ेगा। अगर पूरे गांव ने केवल इस थाली के भरोसे बैठना शुरू कर दिया तो इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आर्यन के सामने बड़ी मुश्किल थी। अगर वो सबको थाली से खाना देता तो गांव वाले आलसी हो जाते, और अगर नहीं देता तो लोग भूखे मर जाते। तभी उसकी माँ ने उसे एक रास्ता दिखाया। माँ बोली, बेटा, हम इस थाली से लोगों को बना बनाया खाना नहीं देंगे, हम इस थाली से बीज निकालेंगे। हम हर किसान को जादुई बीज देंगे और मिलकर गांव के पुराने सूखे तालाब को गहरा खोदेंगे, ताकि जब बारिश हो तो पानी इकट्ठा हो सके। आर्यन ने वैसा ही किया। उसने रमन को अपने साथ लिया और गांव वालों से कहा, दोस्तों, जादुई थाली हमें भोजन दे सकती है, लेकिन हमें अपने हाथों का हुनर नहीं भूलना चाहिए। जो भी तालाब खोदने में मदद करेगा, उसे बदले में जादुई बीज और परिवार के लिए राशन मिलेगा। पूरा गांव एक साथ जुट गया। रमन ने सबसे ज्यादा मेहनत की, मानो वो अपने पुराने पाप धो रहा हो। जादुई थाली से निकलने वाले बीजों में ऐसी ताकत थी कि वे बहुत कम पानी में भी उग सकते थे। हफ्तों की मेहनत के बाद जैसे ही तालाब की खुदाई पूरी हुई, आसमान में काले बादल छा गए। जो बारिश महीनों से रुकी थी वो झमाझम बरसने लगी। नया तालाब लबालब भर गया और जादुई बीजों से लहलहाती फसलें तैयार हो गईं। उसी रात वो जादुई थाली अचानक चमकने लगी और खुद ब खुद हवा में ओझल हो गई। आर्यन और उसकी माँ ये देख रहे थे। एक आकाशवाणी हुई, आर्यन, तुमने और इस गांव ने अपनी परीक्षा पार कर ली है। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने खुद अपनी मेहनत से अपना भाग्य लिख लिया है। याद रखना, असली जादू थाली में नहीं, तुम्हारी एकता और नेक नियत में था। थाली तो चली गई, लेकिन रामपुर गांव अब कभी गरीब नहीं रहा। आर्यन ने गांव में एक पाठशाला खोली, जहां बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता था। रमन अब आर्यन का सबसे पक्का दोस्त और बिजनेस पार्टनर बन गया था। गांव के चौराहे पर आज भी उस जादुई थाली की एक पत्थर की मूर्ति बनी है, जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती है कि चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो खुद पर और अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, गांव के किनारे एक बूढ़ा मुसाफिर थका हारा पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था। वो सीधा आर्यन की दुकान पर गया और धीमी आवाज में बोला, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी और सिर छुपाने की जगह मिल सकती है? आर्यन ने बिना एक पल सोचे उस मुसाफिर को सहारा दिया और उसे अपने घर ले आया। माँ ने बड़े प्यार से उसके लिए बिस्तर लगाया और खाना परोसा। बातों बातों में मुसाफिर ने बताया कि वो पास के राज्य का एक मशहूर मूर्तिकार है, जिसका सब कुछ एक डाकू के हमले में लुट गया है। उधर रमन को अब भी कभी कभी अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा होता था। वो उस मुसाफिर की सेवा में आर्यन से भी ज्यादा जुट गया। वो रोज मुसाफिर को सैर पर ले जाता और उसकी कहानियां सुनता। एक दिन उस मूर्तिकार ने रमन से एकांत में कहा, रमन, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। जिस जादुई थाली की तुम लोग पूजा करते हो, वैसी ही एक और चीज इस गांव के पुराने खंडहरों में दबी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका रास्ता बता सकता हूँ। रमन का दिल एक पल के लिए धड़का। क्या फिर से वही पुराना लालच जाग रहा था? लेकिन उसने गहरी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, बाबा, मुझे अब किसी जादुई चीज की जरूरत नहीं है। हमने मेहनत का जादू देख लिया है। आप ये बात आर्यन को क्यों नहीं बताते? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला,
आर्यन को इसकी जरूरत नहीं है, पर शायद तुम्हें हो। रमन ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। अगली सुबह जब गांव वाले सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि वो मुसाफिर गायब था, लेकिन आर्यन के आंगन में एक अद्भुत नजारा था। वहां पत्थर की एक विशाल और सुंदर प्रतिमा बनी हुई थी। वो प्रतिमा किसी भगवान की नहीं, बल्कि एक हाथ की थी, जिसने दूसरे हाथ को थामा हुआ था। प्रतिमा के नीचे एक संदेश लिखा था, असली चमत्कार किसी बर्तन या धातु में नहीं, बल्कि उस नियत में है जो दूसरों को सहारा देती है। रमन, तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है, और आर्यन, तुम्हारी उदारता ने एक पूरे गांव का चरित्र बदल दिया। असल में वो मुसाफिर कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वही सिद्ध महात्मा थे जो रूप बदलकर रमन और गांव वालों का आखिरी इम्तिहान लेने आए थे। वो देखना चाहते थे कि क्या थाली जाने के बाद भी लोगों के मन में लालच खत्म हुआ है या नहीं। उस दिन के बाद से रामपुर का नाम नेठी का गांव पड़ गया। आर्यन ने गांव की तरक्की के लिए एक नई योजना शुरू की। उसने रमन के साथ मिलकर एक ऐसी मंडी बनाई जहां आसपास के गांव के गरीब किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच सकते थे। आर्यन की शादी भी एक बहुत ही सरल और नेक लड़की से हुई, जिसने माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। रमन अब गांव का मुखिया बन गया था और वो हर फैसला आर्यन की सलाह से लेता था। सालों बाद जब आर्यन के बच्चे बड़े हुए तो उसने उन्हें ये पुरानी कहानी सुनाई। उसने उनसे कहा, बच्चों, जीवन में कभी ऐसी थाली मत ढूंढना जो खुद ब खुद भर जाए, बल्कि अपने हाथों को ऐसा बनाना कि वे दूसरों की खाली थालियां भर सकें। गांव के बच्चे आज भी उस पत्थर की प्रतिमा के पास खेलते हैं और सबको ये कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आर्यन और रमन की ये पूरी यात्रा? याद रखना, जादू चीजों में नहीं, हमारे अंदर होता है। राजा विक्रम भेष बदलकर रामपुर आए। उन्होंने देखा कि वहां कोई ऊंच नीच नहीं थी, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था। राजा आर्यन की दुकान पर पहुंचे और बोले, नौजवान, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक जादुई थाली थी। क्या तुम दुखी नहीं हो कि वो चली गई? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, आर्यन पहचान गया था। वो थाली एक सहारा थी, लेकिन जो हुनर उसने हमें सिखाया वो अब हमारे हाथों में है। थाली बर्तन थी, पर जादू हमारी एकता में था। राजा प्रभावित तो हुए, पर उन्होंने एक अंतिम परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने घोषणा की, रामपुर के लोगों, अगर तुम इतने ही नेक हो तो अगले 7 दिनों के भीतर तुम्हें बंजर पहाड़ी के ऊपर एक अन्नपूर्णा उपवन उगाना होगा। अगर तुम सफल हुए तो रामपुर को आदर्श राज्य का दर्जा मिलेगा, वरना यहाँ के सारे संसाधन राजकोष में जमा कर लिए जाएंगे। गांव वाले घबरा गए। उस पथरीली पहाड़ी पर घास का तिनका भी नहीं उगता था। रमन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, जब हमारे पास थाली नहीं थी तब भी हमने तालाब खोदा था। अब हमारे पास अनुभव है, चलो अपनी मेहनत का जादू फिर दिखाते हैं। आर्यन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने गांव की महिलाओं से कहा कि वे घर की बची हुई खाद और गीला कचरा इकट्ठा करें। पुरुषों ने नीचे की उपजाऊ मिट्टी को टोकनियों में भर भर कर पहाड़ी पर पहुंचाना शुरू किया। बच्चों ने पत्थरों को हटाकर छोटी छोटी क्यारियां बनाई। छठे दिन तक मिट्टी तो पहुंच गई, पर पानी की कमी होने लगी। चिलचिलाती धूप में पौधे कुंभलाने लगे। तभी आर्यन की माँ ने अपने सोने के कंगन, जो उसने जादुई थाली के समय बचाकर रखे थे, आर्यन को दिए और कहा, बेटा, इन्हें बेचकर शहर से बड़े पानी के टैंकर और फव्वारे ले आओ। लेकिन रमन ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं माँ, इन कंगनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। रमन ने गांव के पुराने कारीगरों के साथ मिलकर बांस की ऐसी पाइपलाइन बनाई जो सीधे नीचे वाले तालाब से पहाड़ी तक पानी पहुंचाने लगी। ये एक स्वदेशी सिंचाई प्रणाली थी। 7वें दिन जब राजा विक्रम पहाड़ी पर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बंजर पहाड़ी अब फूलों और फलों से लदी हुई थी। चारों तरफ हरियाली थी। राजा ने आर्यन और रमन को गले लगा लिया और कहा, आज मैंने देख लिया कि जादुई बर्तन तो सिर्फ एक बहाना था, असली शक्ति तो तुम लोगों के संस्कारों में है। आर्यन, तुम इस क्षेत्र के मंत्री बनोगे और रमन, तुम यहाँ के विकास का कार्यभार संभालोगे।
समय बीतता गया। आर्यन की माँ ने एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी। मरते समय उन्होंने आर्यन से बस एक ही बात कही, बेटा, जादुई थाली तो ईश्वर का एक संदेश थी कि वो हमेशा नेक लोगों के साथ है। रामपुर की वो बंजर पहाड़ी आज भी जादुई पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, पर वहां जाने वाले जानते हैं कि वहां का असली जादू मिट्टी में नहीं बल्कि उन लोगों के पसीने और प्रेम में है जिन्होंने उसे सींचा था। तो मेरी प्यारी सहेलियों और दोस्तों, ये थी आर्यन, रमन और उस जादुई थाली की पूरी कहानी। याद रखना, किस्मत भले ही आपको पहला मौका दे दे, पर आखिरी जीत आपकी मेहनत ही दिलाती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, रामपुर की समृद्धि की कहानियां समंदर पार के व्यापारियों तक भी पहुंचने लगी। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरा भी अपनी जगह बनाता है। एक रात जब पूरा गांव उत्सव मना रहा था, अचानक गांव की ऊंची पहाड़ी पर बनी उस हाथ थामने वाली प्रतिमा से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगी। तभी गांव के द्वार पर एक काला घोड़ा आकर रुका। उस पर एक नकाबपोश सवार था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत था, वही डकैत जिसने सालों पहले उस सिद्ध महात्मा को लूटा था। विक्रांत ने गांव के बीचों बीच आकर अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी और चिल्लाया, आर्यन, रमन, बाहर आओ। जिस जादुई थाली के दम पर तुम लोग आज महलों में सो रहे हो, वो असल में मेरे पूर्वजों की थी। महात्मा ने उसे मुझसे चुराया था। या तो वो थाली मुझे सौंप दो, या कल की सुबह ये गांव राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा। पूरा गांव सन्न रह गया। रमन आगे बढ़ा और बोला, विक्रांत, वो थाली अब हमारे पास नहीं है, वो जा चुकी है। लेकिन विक्रांत ने एक कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, अगर थाली चली गई है तो उसका जादुई अंश अभी भी तुम लोगों के पास है। मैंने सुना है कि तुम्हारी इस पहाड़ी की मिट्टी सोना उगलती है, मुझे वो मिट्टी चाहिए। विक्रांत के पास एक विशाल सेना थी। आर्यन ने महसूस किया कि बल से उसे हराना मुश्किल है। उसने शांत रहकर कहा, ठीक है विक्रांत, अगर तुम्हें लगता है कि मिट्टी में जादू है तो कल सुबह पहाड़ी पर आओ, हम तुम्हें वो जादुई हिस्सा दे देंगे। उस रात आर्यन, रमन और गांव के बुजुर्गों ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने पहाड़ी की उस गुप्त गुफा का इस्तेमाल किया जिसे केवल वे ही जानते थे। अगली सुबह विक्रांत अपनी सेना के साथ पहाड़ी पर चढ़ा। आर्यन ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इस घड़े में वो अंश है, लेकिन इसे खोलने की एक शर्त है। इसे केवल वही खोल सकता है जिसके मन में रत्ती भर भी खोट न हो, वरना ये मिट्टी जहर बन जाएगी। विक्रांत लालच में अंधा हो चुका था। जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन खोला, उसमें से कोई सोना नहीं बल्कि हजारों जंगली मधुमक्खियां बाहर निकल आईं। असल में आर्यन ने पहाड़ी पर लगे शहद के छत्तों का इस्तेमाल किया था। विक्रांत की सेना में भगदड़ मच गई। वे पहाड़ी से नीचे की ओर भागे, जहां रमन और गांव के युवाओं ने पहले से ही कीचड़ और फिसलन वाले रास्ते तैयार कर रखे थे। बिना एक भी हथियार उठाए गांव वालों ने अपनी बुद्धि से विक्रांत की पूरी सेना को खदेड़ दिया। जब विक्रांत हार मानकर भागने लगा तो वही नीली रोशनी फिर से चमकी और महात्मा की आवाज गूंजी, विक्रांत, जादुई थाली का असली अंश मिट्टी में नहीं बल्कि उन लोगों के चरित्र में था जिसे तुम कभी नहीं लूट सकते। विक्रांत को अपनी हार का एहसास हुआ और वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इस घटना के बाद आर्यन ने एक नई परंपरा शुरू की। हर साल गांव का सबसे अमीर व्यक्ति एक दिन के लिए एक गरीब परिवार का काम करेगा और गरीब परिवार का व्यक्ति उस दिन का मुखिया बनेगा। ये इसलिए किया गया ताकि गांव में कभी घमंड और लालच दोबारा पैर न पसार सके। आर्यन और रमन ने मिलकर एक विद्यापीठ बनाई, जहां शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र और सूझबूझ की शिक्षा दी जाने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने, जब जादुई शक्तियां साथ छोड़ देती हैं, तब हमारी बुद्धि और साहस ही सबसे बड़े चमत्कार करते हैं। रामपुर अब सिर्फ एक समृद्ध गांव नहीं था, बल्कि एक ऐसा अभेद्य किला बन गया था जिसे दुनिया की कोई भी बुरी ताकत नहीं तोड़ सकती थी। कैसा लगा आपको ये नया और साहसी मोड़? क्या आपको लगता है कि आर्यन ने विक्रांत को सही सबक सिखाया? सालों बीत गए। आर्यन अब काफी बुजुर्ग हो चुका था और रमन भी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर था।
एक शाम जब दोनों गांव की उस जादुई पहाड़ी पर बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे, अचानक हवा का रुख बदला, परिंदे चहचहाने लगे और वही पुरानी नीली रोशनी फिर से दिखाई दी। तभी जमीन के अंदर से धीरे धीरे वही पीतल की जादुई थाली प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। गांव के बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब वहां इकट्ठा हो गए। हर कोई हैरान था, क्या जादुई थाली फिर से धन दौलत देने वापस आई थी? आर्यन थाली के पास गया। थाली से वही गूंजती हुई आवाज आई, आर्यन और रमन, तुम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सेवा में बिता दी। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने आई हूँ। जो भी तुम चाहो, अमरता, अपार धन या फिर से जवानी, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बोलो, क्या चाहिए? पूरा गांव सांस रोककर सुन रहा था। रमन ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन मुस्कुराया और उसने थाली को अपने हाथों में उठाया। उसने जो मांगा उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आर्यन बोला, हे जादुई थाली, अगर तुम खुश हो तो हमें कुछ मत दो। बस इस थाली को एक सामान्य मिट्टी की थाली बना दो, ताकि आने वाली नस्लें कभी किसी चमत्कार के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे न बैठें। उन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा करना सिखाओ, किसी जादू पर नहीं। आर्यन के ये कहते ही एक तेज रोशनी हुई। वो सोने जैसी दिखने वाली थाली देखते ही देखते मिट्टी की एक साधारण थाली में बदल गई। और चमत्कार ये हुआ कि उस मिट्टी की थाली से हजारों छोटे छोटे नन्हे पौधे फूटने लगे। वे पौधे पूरे गांव में हवा के साथ बिखर गए। देखते ही देखते रामपुर के हर घर के आंगन में एक ऐसा पेड़ उगा जिसके फल कभी खत्म नहीं होते थे। ये जादुई पेड़ नहीं था, बल्कि ये संतोष का फल था। आर्यन और रमन ने उसी शाम शांति से अपनी आंखें मूंद ली। कहते हैं कि उनके जाते ही वो मिट्टी की थाली खुद ब खुद जमीन में विलीन हो गई, ये संदेश देते हुए कि इंसान मिट्टी से आता है और उसके कर्म ही उसे अमर बनाते हैं। आज भी रामपुर के लोग उस जगह पर दीप जलाते हैं। वहाँ अब कोई जादुई बर्तन नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों के दिलों में जो ईमानदारी की थाली है, वो आज भी उतनी ही भरी हुई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।